देखिए आज रेडिएशन में पढ़ेंगे सोलर कंटेंट। ठीक है, ये इसका लास्ट लेक्चर हो जाएगा रेडिएशन का या हीट ट्रांसफ़र का। तो लेक्चर थर्ड में आज पढ़ेंगे सोलर कंटेंट। ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट में क्या है, देखिए ज़रा थोड़ा सा, जैसे ये सन है और सन की रेडियस हमने मानी है आर एस। ठीक, यहाँ से रेडिएशन हो रहे होंगे। ये अर्थ है, अर्थ की खुद की रेडियस हमने मानी है आर ई, और ये आर रेडियस हो गई जिस रेडियस में जिस रेडियस की सर्कल में अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो ये सन हुआ, सन की रेडियस हुई कितनी, आर एस, और ये अर्थ हुई, अर्थ की रेडियस कितनी हुई, आर ई, और ये रेडियस हुई आर, जिसमें अर्थ क्या है, सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, और यहाँ से रेडिएशन हो रहे होंगे। टेम्परेचर मान लिया सन का टी। ठीक है, सन का जो टेम्परेचर हो कितना माना है, टी। तो यहाँ आर एस क्या हो गया, रेडियस ऑफ सन, टी एस क्या हो गया, टेम्परेचर, टी एस, टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब सन। ठीक है, तो टी एस क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ सन, और आर ई हो गई रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए तो देखते हैं, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड बाय द सन इज, तो सन से एनर्जी लगातार रेडिएट हो रही होगी, तो कितनी एनर्जी पर सेकेंड क्या है, रेडिएट हो रही है, तो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टी की पावर 4 के, और प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तो यहाँ कांस्टेंट आ गया था सिग्मा। ठीक है, चलिए एरिया को इधर ले जाए तो ये हो जाएगी एनर्जी पर टाइम, तो एनर्जी पर टाइम हो गई सिग्मा ए टी की पावर 4, जहाँ पे ये टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ सन है। ठीक, चलिए या एनर्जी पर यूनिट टाइम, इससे हम क्या बोल सकते हैं, पावर एमिटेड बाय द सन। ठीक है, क्योंकि एनर्जी पर सेकंड क्या कहलाता है, पावर एमिटेड बाय सन। तो बाय सन तो ये क्या होगा, सिग्मा इनटू ए, एरिया रख लें किसका, सन का, जिससे रेडिएट हो रही है चीज़ें, तो वो कितना हो गया, स्फीयर मान रहे हैं सन को, तो कितना एरिया होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है सन की, आर एस, और इनटू ये टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका था, सन का, तो टी की पावर 4 क्या लगा दिया, ये स्टीफन लॉ। ठीक है, जहाँ पे आर एस क्या है, रेडियस ऑफ सन, और टी एस क्या है, टेम्परेचर ऑफ सन। तो देखिए एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया एमिटेड बाय द सन, तो एंड ये क्या थी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये एन पावर एमिटेड, पावर एमिटेड बाय द सन थी, वो कितनी अभी हमने निकाली, सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, और पावर एमिटेड बाय एरिया निकालें। ठीक है, पावर एमिटेड पर एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई आर, इस एरिया से एक बार और डिवाइड करेंगे, पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर है ये वो आर है जिस आर में रेडियस क्या कर रही है, रिवॉल्व। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी या कहें पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया एमिटेड बाय द सन, कौन से रेडियस में, यानी कि उसके सन के, एक तो सन के अंदर की रेडियस हो गई। ठीक है, एक सन बाहर जहां जिस स्पेस में जिस सराउंडिंग में क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो वो आर ले रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो एनर्जी या कह सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया एमिटेड बाय द सन, किसमें, जो सराउंडिंग एरिया है उसमें, तो वो क्या होगा, पावर एमिटेड डिवाइडेड बाय एरिया। पावर एमिटेड सन के द्वारा कितनी थी, सिग्मा 4, माने कि सिग्मा ए टी की पावर 4, यहाँ रेडियस रख लिया, तो अब एरिया रख लिया था सन का, और अपॉन एरिया किसका, वो जो सराउंडिंग एरिया है। ठीक है, कौन सा रखा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कौन सी, ये वो रेडियस हो गई जिसमें अर्थ क्या कर रही थी, रिवॉल्व कर रही थी। चलिए इसको सोल्व करें तो 4 पाई से 4 पाई जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा टी एस की पावर 4, और ये आर एस अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सोलर, इसे इसे एक नया नाम दे दिया एस, इसे क्या बोल रहे हैं, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सोलर कांस्टेंट। चलिए जी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, सन से जो एनर्जी रेडिएट होगी उसका कुछ पार्ट क्या करेगा, अर्थ ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, तो वो क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, वो किससे आएगी, तो किससे आएगी, वो आएगी, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि सिग्मा टी एस की पावर 4 इंटू आर एस अपॉन आर, ये तो क्या था, एस था, एस कॉन्स्टेंट था इसका। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, ये जो एरिया हमें निकालना तो इनटू क्या कर देंगे, एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या थी, एनर्जी, देखिए इतना हिस्सा क्या था, ये था एनर्जी एमिटेड पर एरिया, एक एरिया पे इतनी एनर्जी एमिट कर रहा था, तो अर्थ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी, वो जो एनर्जी, ये इतनी एनर्जी तो हो गई एक एरिया पे। ठीक है, और इनटू कितने एरिया पे एनर्जी पड़ रही होगी अर्थ के, 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, देखिए अर्थ का क्या है,
अर्थ हमेशा, अगर अर्थ के पूरे एरिया पे एक साथ क्या होती, सन की लाइट जाती, तो कहीं भी क्या है, रात नहीं होती। जब दिन में, जब क्या होता है, अगर मान लीजिए इंडिया में क्या है दिन है, तो अमेरिका में रात होती है। रीजन क्या है, इसके जो फ्रंट, अर्थ भी, अर्थ क्या है खुद अपनी एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करती है, तो उसके फ्रंट वाले जो भी एरिया क्या होगा, अर्थ का जोन सा भी एरिया सन के फ्रंट में होगा, उस पे आके लाइट पड़ेगी। बाकी पिछले वाले एरिया पे क्या रहेगी, ब्लैकनेस रहेगी। ठीक है, तो कितने एरिया पे पड़ती है, जो प्रोजेक्शन में आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एरिया कितना होता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कितना है ये, पाई आर स्क्वायर। केवल वो एक सर्कल, ठीक है, केवल एक सर्कल जो सामने फ्रंट में पड़ेगा, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितने एट ए टाइम, अगर हम बात करें तो एट ए टाइम कितने एरिया पे सन की लाइट क्या है, कितने एरिया पे, अर्थ के कितने एरिया पे सन की लाइट पड़ती है, वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एरिया हो जाएगा अर्थ का। तो अर्थ के 1/3 हिस्से पे, 1/4 हिस्से पे क्या होती है, लाइट हमेशा पड़ती है। तो कितना हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ वो कितनी हो गई, ये तो हो गया सोलर कांस्टेंट एस। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, सोलर कांस्टेंट एस हो गया, जो क्या है सिग्मा T⁴ और R/R का स्क्वायर, जहाँ पे TS तो क्या है टेम्परेचर ऑफ सन, और R क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ सन, और R स्मॉल r क्या है, वो रेडियस है जिस रेडियस में अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर, ये आर ई कौन सी है, आर ई है अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, ये रेडियस ऑफ सन हो गई, और ये क्या हो गई, वो रेडियस हो गई जिस रेडियस में अर्थ का सेंटर क्या है, सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। या कह सकते हैं वो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई स्मॉल आर। चलिए जी, देखें इस आगे पढ़ें, बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, अभी देखिए आएगी, शुरू होगी इसमें। तो बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, क्या होता है, क्या है ये, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, किसके थ्रू, सन के थ्रू। तो क्या होगा, सन कांस्टेंट और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन किसका, अर्थ का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद द रेडिएशन, रेडिएशन के रिलेटेड कुछ और टर्म्स थोड़ी सी जानते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां से इस पे रेडिएशन आया, इस रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या है, 3 तरीके से यूज होता है। कैसे, इस रेडिएशन का यानी कि इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो क्या होगा, कुछ पार्ट तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कुछ ये एनर्जी आई, इस एनर्जी का एक कुछ पार्ट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ बाकी बचा हुआ जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट अंदर जाएगा। वो जो अंदर गया सब्सटेंस में, बल्क में जो एनर्जी गई, उसका उसका भी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पार्ट को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, पार कर देगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आ रही है किसी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे जो एनर्जी आके इंसिडेंट होगी, तो उसके 3 तरीके से होंगे। एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक और उसका कुछ पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा, एमिट। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो जो एनर्जी आ रही है उसके 3 हिस्से जाएंगे। क्या होगा जी, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो देखिए, तो इसमें क्या है, Q इज इक्वल टू जाएगी, वो होगी Q इंटू ए, क्यू ए नहीं है, Q इंटू ए है, स्मॉल ए, प्लस Q इंटू आर, प्लस Q इंटू टी। ठीक, ये तो गई एब्जॉर्ब एनर्जी, ये है रिफ्लेक्ट एनर्जी, और ये है ट्रांसमिट। ठीक है, ए मतलब एब्जॉर्ब, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, और टी मतलब ट्रांसमिट। ठीक, चलिए, अब इसको Q को Q से ही अगर हम डिवाइड करें, देखिए इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, Q से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 1, इसे डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा A, इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा R, और इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया T। मतलब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट ही तो है, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, और कुछ फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट। तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, या परसेंटेज में बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, 100। चलिए, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1। जहां पे ए क्या हो गया था, एब्जॉर्ब यानी कि कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन पावर, और आर क्या हो गया था, रिफ्लेक्टेड पावर, और टी क्या हो गई थी, ट्रांसमिट पावर। यानी कि कितने परसेंट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होगी, और कितने परसेंट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो ए क्या हो गई, एब्जॉर्बिंग पावर है, आर क्या है, रिफ्लेक्टेड पावर है, और टी क्या है, ट्रांसमिट पावर है। कितनी पावर ऑब्जेक्ट की क्या है, लाइट को ट्रांसमिट करने की है, कितनी उसकी क्षमता की, कितनी उसकी पावर एब्जॉर्ब करने की है लाइट को, और कितनी पावर उसकी लाइट को ट्रांसमिट करने की है। ठीक, तो ये कह रहा है रिफ्लेक्ट, अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड ब्लैक बॉडी, अगर हम ब्लैक बॉडी लें, तो ब्लैक बॉडी तो क्या करेगी,
ब्लैक बॉडी तो क्या करेगी, कंप्लीटली जो भी उस पर लाइट डलेगी वो ऑब्जॉर्व कर लेगी, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो क्या होगी, 1। जब ए 1 हो गई तो आर और टी क्या हो जाएंगी, 0। ना तो वो किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और ना ही वो क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी। सारी वो ना ही तो ट्रांसमिट करेगी ना ही रिफ्लेक्ट करेगी, सारी की सारी एनर्जी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। तो परफेक्ट, अगर हमारे पास कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, वो बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है जो 100% क्या कर ले, यानी कि ऑल फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर है, वो क्या हो जाएगी, 1। रिफ्लेक्टिव पावर 0 और ट्रांसमिट पावर भी 0। अगर बात करें परफेक्ट रिफ्लेक्टर है कोई, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है मतलब सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आर क्या हो जाएगा, 1, बाकी ए भी 0 और टी भी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हो गई बात। तो ये बात ध्यान रखनी, तीनों का सम क्या होता है, 1 होता है। ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, आर और टी 0 हो जाएगा। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो आर हो जाएगा 1, ए 0 टी 0। नेक्स्ट देखिए एमिसिव पावर, और यहीं से इंपॉर्टेंट शुरू होता है इसमें, ठीक है, इस पार्ट में, इस लेक्चर में यहीं से इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होंगी। एमिसिव पावर क्या है, जैसे एब्जॉर्प्शन पावर थी ऐसे एमिशन पावर देखेंगे। तो एमिशन पावर क्या है, एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट डिफाइंड एज एमिसिव पावर। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है, तो वो कितने एक सेकंड में एक एरिया से कितनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, एमिसिव पावर। तो एमिसिंग पावर क्या हो गई, सीधी सी बात है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या क्या बोल देते हैं, डेंसिटी भी बोल देंगे इसे। पावर की जगह क्या बोल सकते हैं लोग, इसे डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी वो बोल देते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी लोग इसे कुछ कह देते हैं। तो इंटेंसिटी जहां भी जिक्र आ जाए तो समझ लीजिए क्या है, एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो या तो एमिशन पावर या क्या बोल सकते हैं इसे, एमिशन इंटेंसिटी। चलिए यूनिट की बात कर लें इसकी। तो जूल, ये एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो जूल, जूल मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर क्या होगी इसकी यूनिट, या जूल पर सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, वाट। तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई एमिशन पावर की, या तो क्या हो जाएगी जूल पर मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर, या जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, अब यहां से इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। क्या है जी, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। इसे दिखाते हैं ई, मतलब ई लैम्डा से। ठीक है, किससे इंडिकेट करेंगे, ई लैम्डा से। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ई लैम्डा क्या है ये, इफ वी कंसिडर एमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ ऑल वेवलेंथ एमिटिंग, ये कह रहा है एमिटिंग फ्रॉम द सरफेस, देन सच एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब क्या है समझो, ये कह रहा है इफ वी कंसिडर एमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, जो एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, यानी कि जो एमिशन रेडिएशन है, वो रेडिएशन हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए क्या करें, कंसिडर करें, किसी भी एक वेवलेंथ के लिए। उसमें तो इनफाइनाइट अनंत, जैसे मान लीजिए सन से रेडिएशन हो रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें क्या होंगे, हर एक वेवलेंथ की लाइट निकल कर आती है। तो हम कोई सी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कंसीडर करके वहां से क्या करें, उसके बारे में आगे डिटेल करें। कह रहा है इफ वी कंसीडर एमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ द ऑल वेवलेंथ emitting from the surface, then such emission power is defined as a spectral emission power। क्या है स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, देखिए नाम से पता चल रहा है, स्पेक्ट्रल का मतलब होता है स्पेक्ट्रम में तोड़ना, यानी कि अलग अलग वेवलेंथों में तोड़ना। ये कह रहा है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से जहां से एमिशन हो रहा है, जहां से रेडिएशन हो रहा है, वहां से ओवरऑल ओवरऑल वेवलेंथ को कंसीडर ना करें, ओवरऑल रेडिएशन को कंसीडर ना करें, कोई सी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के लिए हम क्या निकालें, एमिशन पावर निकालें, तो वो क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। ठीक है, ओवरऑल वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उन सब के लिए हम एमिशन पावर निकाल रहे हैं, तो वो तो एमिशन पावर थी। और किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के लिए हम एमिशन पावर निकाल रहे हैं, ये जो एनर्जी हम यहाँ रख रहे थे, ये एनर्जी ओवरऑल रख रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, एमिशन पावर। और ये जो एनर्जी है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्पेक्ट्रल एमिशन पावर।
तो स्पेक्ट्रल का मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। जब हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं। तो प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट क्या है डिफरेंट डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, नहीं बोलते, यानी कि लाइट डिफरेंट डिफरेंट लाइटों का अलग होना। तो किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट के एमिशन की वजह से क्या निकालना, एमिशन पावर निकालना, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। क्लियर हो गई बात। चलिए तो एक बार और इसे पढ़ देते हैं। इफ वी कंसीडर एमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, अगर हम क्या करें, कंसीडर करें एमिशन किसके लिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, इंस्टेड ऑफ ऑल वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ एमिशन की बजाय, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑल वेवलेंथ एमिटिंग फ्रॉम द किससे, सरफेस, देन सच एमिशन पावर इज डिफाइंड, जिसके लिए एमिशन पावर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहा है एज ए स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। क्या कहलाएगा वो, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। तो देखिए, तो एमिशन पावर अगर हम बात देखें तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, स्पेक्ट्रल, जो ई है वो तो है एमिशन पावर, और ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। ठीक, अब मुझे एमिशन पावर निकालनी है, एमिशन पावर मतलब ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल निकालें तो अगर हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल एमिशन पावर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ई लैम्डा क्या है, ई लैम्डा है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट का स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, ये कह सकते हैं कि ये एमिशन पावर है किसका, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का। और मुझे निकालना है ओवरऑल के लिए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो उसे इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि सन से जो वेवलेंथ आ रही होंगी, देखिए सन से जो वेवलेंथ हो रही होंगी वो हर एक वेवलेंथ की लाइट क्या होंगी, रेडिएट होंगी वहां से, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी लाइटें उसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब स्पेक्ट्रल हम क्या करते हैं, यानी कि एमिशन पावर निकालते हैं, तो एमिशन पावर क्या निकलेगी, वो निकलती एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी कौन सी, ओवरऑल। अब हमने क्या निकाला, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, तो हम किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, लैम्डा, वो कहलाएगा ई लैम्डा। ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल एमिशन। अब मुझे निकालना कंप्लीट एमिशन पावर, तो उसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से लेकर, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इनटू क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्यों लेना, क्योंकि लैम्डा के साथ में तो इंटीग्रेट करेंगे, लैम्डा की तो वैल्यू है जीरो, लिमिट किसकी रखेंगे, लैम्डा की लिमिट तो है ये, तो ई लैम्डा इंटू डी डी लैम्डा, इसे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब समीशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की एमिशन पावर को हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एमिशन पावर, ठीक है। तो ये एमिशन, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिशन पावर है, और उसे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की एमिशन पावर को का सम कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एमिशन पावर। और सम कैसे होता है, इंटीग्रेशन से। चलिए, कुछ लोग इसे हम क्या करते हैं, कुछ लोग स्पेक्ट्रल एमिशन पावर को स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया कि एमिशन पावर को क्या कह देते हैं, एमिशन पावर को क्या कह देते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई भी क्वांटिटी, यानी कि जो एनर्जी है किसी भी लाइट में, जो एनर्जी है किसी भी लाइट की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड में कंपेयर करते हैं तो उसे बोल देते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो एमिशन पावर या इंटेंसिटी कह सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये बनी फाइनल बात, ठीक है। जब तक अभी तक हमने जो पढ़ा उससे फाइनल बात ये बन गई, क्या है, ये कहलाएगी स्पेक्ट्रल लैम्ड ई लैम्डा। ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, या इस बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। इसका सम करें ओवरऑल तो वो कहलाएगा एमिशन पावर। और एमिशन पावर होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और जो निकलता किससे है, E इंटू टी की पावर 4। कौन सा लॉ लगा दिया, स्टीफन लॉ। क्लियर हो गई बात। ये अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सब ऑलमोस्ट ये हो गया। चलिए, अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे तो क्या है, ये है स्पेक्ट्रल एमिशन, यानी कि ई लैम्डा, इसे बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, ठीक। और यहाँ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ है वो डिफरेंट होंगी, जीरो से लेकर कहाँ तक होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए सन की बात करें तो सन से जो वेवलेंथ रेडिएशन होंगे उनकी जो वेवलेंथ है वो जीरो से लेकर कहाँ तक होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी। चलिए, अभी जो ग्राफ होगा ये इस टाइप से ग्राफ चलेगा, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए यहाँ से इस टाइप से ये इन्फिनिटी तक, ठीक। तो अब क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, या कह सकते हैं इंटेंसिटी क्या होगी डिफरेंट। तो वो क्या होती है, इस टाइप से होती है कि ग्राफ इस टाइप से चलता है,
कि पहले वेवलेंथ से क्या है बढ़ने, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, यानी कि यहाँ पे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर क्या है घटती है। यानी कहने का मतलब है कि जो बीच में वेवलेंथ होंगी उनकी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब ये तीन ग्राफ क्यों खींचे? तीन ग्राफ ये खींचे कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, मान लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर ओवरऑल जो टेम्परेचर था बॉडी का, ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T1 था, T2 था, T3 था, तो वो ग्राफ क्या है वेरी करता है जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर होगा। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट, देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने से रेडिएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से, तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें, ये ग्राफ है किसमें, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर या कह सकते हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, यानी कि ई लैम्डा, और ये क्या है लैम्डा है। ठीक ठीक, ये क्या है लैम्डा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल की। ये तो ये वेवलेंथ में और ई लैम्डा में ग्राफ, और ये ग्राफ इस टाइप से आ रहा है। इन हर एक ग्राफ का एक पीक पॉइंट आ रहा है। पीक पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक देखिए इस वेवलेंथ पे ये हो गई, इस वेवलेंथ पे ये, इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे ये, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्राफ है। तो इसकी एक पीक वैल्यू आती है, किसकी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की एक पीक वैल्यू आती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। मगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ इंक्रीज, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ है और ये T3 पे, तो ये ग्राफ ऊपर तो उठ रहा है, ऊपर उठने के साथ साथ में कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। यानी कि जो पीक वैल्यू मिल रही है इस पे, इसकी जो पीक वैल्यू मिलेगी उसकी लैम्डा ज़्यादा होगी। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो पीक पॉइंट है ऊपर तो गया, यानी कि क्या होगा, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की वैल्यू तो बढ़ी टेम्परेचर बढ़ाने से, मगर जो जिस जिस वेवलेंथ पे पीक वैल्यू मिल रही है वो लेफ्ट साइड में खिसक गया। लेफ्ट साइड में खिसक गया मतलब वेवलेंथ, अब कम वेवलेंथ पे पीक वैल्यू मिल रही है। और टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ और ऊपर उठा, और ये जिसकी जो पीक वैल्यू है ये फिर लेफ्ट में चली गई। देखिए इससे लेफ्ट में है और ये, और इसके लेफ्ट में ये, तो इसकी जो पीक वैल्यू है वो इस वेवलेंथ पे मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो पीक वैल्यू है वो कम वेवलेंथ पे मिलेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ क्या हो रही है, इन कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो वेवलेंथ कम हो रही है, तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली है। क्लियर होगी बात? कौन सी वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ। तो देखिए जरा इस ग्राफ के बारे में सुनिए कुछ बातें। तो कह रहा है द पर्टिकुलर वेवलेंथ, द पर्टिकुलर वेवलेंथ across which spectral intensity becomes maximum is defined as lambda m। ठीक है, वो कह रहा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, और जिस वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है उसे क्या बोल रहे हैं, लैम्डा एन। देखिए यही तो था, ये ग्राफ है, इस वेवलेंथ पे इसकी वैल्यू यह है, इस वेवलेंथ पे इसकी वैल्यू यह है, इस वेवलेंथ पे इसकी वैल्यू यह है, इस वेवलेंथ पे जो वैल्यू है मिल रही है वो मैक्सिमम मिल रही है। देखिए इस वेवलेंथ की बात करूं, इस ग्राफ के लिए इस वेवलेंथ की बात करूं तो वैल्यू कहीं यहाँ मिलेगी, इस पे कर रहा हूँ तो वैल्यू कहीं यहाँ मिलेगी, इस पे कर रहा हूँ तो कहीं यहाँ मिलेगी, और इस पे कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम मिल रही है। इसके बाद आगे जाऊँगा वेवलेंथ तो कम मिलेगी, फिर कम होने लगेगी। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिस पे क्या है, किसी भी पर्टिकुलर, यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम, और जिस वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है उसे क्या बोल रहे हैं, लैम्डा एम। ठीक है, चलिए जी दूसरा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द पीक ऑफ द कर्व हैज शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट साइड। ये कह रहा है जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पीक वैल्यू लेफ्ट साइड क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही मतलब लैम्डा एम की वैल्यू घट रही है। पहले इस T1 टेम्परेचर पे पीक वैल्यू यहाँ थी और यहाँ पे पीक वैल्यू पे लैम्डा ये था। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ बढ़ गया, मतलब स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी तो बढ़ी, मगर क्या है, जो पीक स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ थी लैम्डा एम वो घट गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है उस वो वैल्यू बढ़ रही है, उसकी पीक वैल्यू बढ़ रही है, मगर वो किधर, पीक वैल्यू किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड, मतलब लैम्डा एम क्या है, घट रहा है। क्लियर होगी बात? देखिए इसका पीक पॉइंट यहाँ था, उसका पीक पॉइंट लेफ्ट साइड खिसक गया। लेफ्ट साइड खिसकने का मतलब है लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जा रही, यानी कि लैम्डा एम 1 से छोटी होगी लैम्डा एम 2, और लैम्डा एम 2 से छोटी होगी लैम्डा एम 3। कब? जब T1 बड़ा हो से है T2 और T2 से बड़ा है T3। क्लियर, T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3। तो वो इसने कहा एज द टेम्परेचर इंक्रीज द पीक ऑफ द कर्व हैज शिफ्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पीक वैल्यू लेफ्ट साइड खिसक रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कर्व का जो पीक है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। और लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि लैम्डा एम की वैल्यू घट रही है।
विद इंक्रीज द टेम्परेचर द वेव लेंथ लैम्डा एम डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो पीक वैल्यू है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब है कि लैम्डा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या रिलेशन बना इस सोलर कांस्टेंट में? इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ये ग्राफ ही थी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लो है इसमें। तो जो लैम्डा एम है, लैम्डा मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई किसकी, स्पेक्ट्रल, किस स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की। तो लैम्डम जहाँ पे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है उस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, टेम्परेचर के। कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पीक वैल्यू लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब लैम्डा एम क्या है, घट रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से घट रही है। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं v। तो लैम्डा एम इक्वल हो गया v अपॉन टी, और यही कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहलाता है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस लेक्चर का। आप सुनिए कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली है। और बी क्या है यहाँ पे, वीन कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ बी पूछ सकता है पहला तो, कि वीन कांस्टेंट की यूनिट। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन टी। लैम्डा मतलब, ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब कोई भी लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। वी कांस्टेंट है, इसकी यूनिट हमें निकालनी। टी क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट किस में लेके चलेंगे, केल्विन में। तो यहाँ के वी की यूनिट क्या आ गई, वी की यूनिट आ गई मीटर केल्विन। क्लियर होगी बात? या कह सकते हैं वी इज इक्वल टू हो गया लैम्डा टी। वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू टी। क्या लैम्डा की यूनिट हो गई मीटर, टी की हो गई केल्विन। डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले तो v इज इक्वल टू लैम्डा टी तो है, लैम्डा तो है लेंथ, लेंथ का तो हो गया l, और t क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या रख देंगे, थीटा। तो क्या हो गया, m में 0, l में 1, t में 0, मगर थीटा में क्या है, टेम्परेचर में 1 होगा और लेंथ में 1 होगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कह रहा है द एरिया अंडर द कर्व। एरिया, ये जो कर्व है इस कर्व का अंडर कर्व एरिया, ये अपॉन इसके नीचे का ये, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द एमिशन पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बड़ी अच्छी बात है। ये कह रहा है ये जो कर्व है, ठीक है, किसका, ई लैम्डा और लैम्डा का, इसका जो अंडर कर्व एरिया है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है एमिशन पावर को। और जो एमिशन पावर को, और एमिशन पावर सबको पता है किसके इक्वल होती है, सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, किससे, स्टीफन लॉ से, टी की पावर 4। तो वही बात यहां कह रहा है। देखिए मैं एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए एक पर्टिकुलर थिकनेस ले ली लैम्डा डी, एक छोटी सी वेवलेंथ ले ली, छोटी सी वेवलेंथ की रेंज ले ली, कितनी, ये पूरी रेंज है तो वेवलेंथ की, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक छोटी सी रेंज ले ली वेवलेंथ की लैम्डा डी, तो उसका ये छोटा सा एक कर्व अंडर कर्व एरिया आएगा। ठीक है, तो ये एरिया हमें क्या बताएगा, ये जो छोटा सा सेगमेंट का जो एरिया है वो तो बताएगा ई लैम्डा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया देखूं तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो हो गई कितनी, लेंथ, विड्थ तो हो गई डी लैम्डा, और लेंथ कितनी हो गई, ई लैम्डा। तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ये क्या हो गया, एरिया निकल, लेंथ इंटू विड्थ। टोटल एरिया निकालूंगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये लैम्डा कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूंगा, और जब इंटीग्रेट करने का मतलब है सम, तो टोटल एरिया का सम हो गया। और वो टोटल जो टोटल वैल्यू, ये वैल्यू होती क्या है, ये कहलाएगी एमिशन पावर। ठीक है, ये क्या है, ये तो है स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, और इसे इंटीग्रेट कर दें तो क्या देता है, टोटल एमिशन पावर। तो ये है तो एरिया क्या बताएगा, एमिशन पावर को बताएगा, और वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा टी की पावर 4 के। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है जो अंडर कर्व एरिया है, जो इसका अंडर कर्व एरिया है वो क्या बताता है, एमिशन पावर। अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का छोटा सा किसी स्ट्रिप का एरिया देखेंगे तो स्ट्रिप का एरिया क्या बताएगा, वो बताएगा स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। ठीक है, और ओवरऑल एरिया क्या बताएगा, एमिशन पावर, और छोटा सा स्ट्रिप का एरिया क्या बताएगा, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। तो दोबारा एक बार मैं पढ़ देता हूं इसे, द एरिया अंडर द कर्व गिव द एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड विच इज डायरेक्टली, और जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये क्या करा गया है, ये ग्राफ खींचा गया है,
उसकी वो एमिशन जो पावर है, या कह सकते हैं इसका जो अंडर कर्व एरिया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इसका अंडर कर्व एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। और किस रेशो में बढ़ेगा, टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशो में। क्लियर? चलिए जी। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। और इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं कि टी की पावर 4 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वेरी करेगा, बढ़ेगा या घटेगा टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से। चलिए, तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये कह रहा है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में किन किन बातों को याद रखें। फिर दोबारा से देखिए, बातें ध्यान में। यदि ये कह रहा है द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोल सकते हैं या स्पेक्ट्रल एमिशन बोल सकते हैं। द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी हर पॉसिबल वेवलेंथ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये कह रहा है जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो हर पॉसिबल वेवलेंथ में इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बिल्कुल देखो नहीं है कैसे, अगर हम बात करें इस वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा आएगी ये, इस वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा आएगी ये, इस वेवलेंथ के लिए लैम्डा आएगी ई। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए क्या हो गया, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? तो द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी हर पॉसिबल वेवलेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी वेवलेंथ के लिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, और किसी के लिए पीक वैल्यू पे है, यानी कि मैक्सिमम है। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए क्या हो गया, जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है। मगर एक और बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पर्टिकुलर इनकी वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है, ई लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और वो एक बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई, पीक वैल्यू पे। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगी, पीक वैल्यू पर। पीक के बाद फिर क्या होने लगती है, डिक्रीज। तो इतना बात ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो स्पेक्ट्रल वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और कैसे वेरी कर रही है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे ई लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई, पीक वैल्यू पर। पीक के बाद फिर दोबारा से अगर उसके फर्दर भी आप क्या करेंगे, वेवलेंथ बढ़ाएंगे, तो फिर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी घटने लगेगी। तो पहले बढ़ती है और फिर घटती है। चलिए खैर, और बात रही टोटल एमिशन की, तो टोटल एमिशन पावर क्या होगी, वो टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ेगी। और किसके रेस में बढ़ती है, टी की पावर 4 के। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कर्व का पीक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टी ए से बड़ा टी बी, टी बी से बड़ा टी सी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पीक वैल्यू क्या होगी, ऊपर तो जाएगी, और लेफ्ट साइड में क्या होती है, शिफ्ट। यानी कि जो पीक वैल्यू है वो कम वेवलेंथ पे मिलेगी। तो जैसे जैसे जितना बड़ा टेम्परेचर, उतनी लैम्डा एम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक और बात, टेम्परेचर बढ़ाने से जो अंडर कव एरिया है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अंडर कव एरिया किसको बताता है, टोटल एमिशन पावर को। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लैम्डा एम की वैल्यू कम होती है, होगी, क्योंकि पीक वैल्यू किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लैम्डा एम की वैल्यू कम होती है, एंड दिस इज नोन एज वीम डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये क्या कहता है, कहलाता है वीम डिस्प्लेसमेंट लॉ। यानी कि जो लैम्डा है, लैम्डा एम है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। या लैम्डा एम इक्वल हो गया बी इंटू टी, या बी इज इक्वल टू कह सकते हैं लैम्डा, लैम्डा एम टी। दूसरा, अंडर कर्व एरिया, अंडर कर्व एमिशन पावर देगा। जो एरिया है, जो कर्व है, उस कर्व का जो अंडर कर्व एरिया है, तो एरिया अंडर द कर्व एमिशन पावर को देगा। एंड हम जानते हैं एमिशन पावर सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर होती है। ठीक है, तो जो एरिया है वो क्या देगा, एमिशन पावर देगा। और एमिशन पावर होती है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इजिकल टू होती है सिग्मा टी की पावर 4 के। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे अंडर कर्व एरिया भी बढ़ेगा। और किस पावर में बढ़ेगा, टी की पावर 4 में। और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पर आईआईटी जेईई में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो थोड़े से कुछ 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है द प्लॉट्स ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। द प्लॉट्स ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मतलब लैम्डा, ई लैम्डा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एमिशन पावर है उसे क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तो प्लॉट ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर 3 बॉडीज, 3 अलग अलग बॉडीज के लिए, ऑफ टेम्परेचर T1, T2, T3 रेस्पेक्टिवली, as shown, then mark the correct option।
तीन अलग अलग बॉडी है, तीनों अलग अलग बॉडियों का टेम्परेचर भी अलग है, T1 T2 T3। और ग्राफ किसका है जी? स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का। ठीक, पहले बॉडी के लिए ग्राफ ये है, दूसरी बॉडी के लिए ग्राफ ये है, और तीसरी बॉडी के लिए ग्राफ ये है। इनके क्या है, इनकी जो पीक वैल्यू है वो ये है, इसकी पीक वैल्यू ये है, इसकी पीक वैल्यू ये है। इसकी फर्स्ट वाली बॉडी की टेम्परेचर T1 है और इसकी जो पीक वैल्यू है वो लैम्डा m1। ये सेकंड वाली है, सेकंड वाले का पीक वैल्यू किस पे, यानी कि सेकंड वाली टेम्परेचर T2 है, उसकी जो पीक वैल्यू है उसे बोल रहा हूँ लैम्डा 2, और थर्ड वाले के लिए बोल रहा हूँ लैम्डा 3। क्या पूछा है? एक तो T1 T2 T3 पूछा है, ठीक है। तो कौन सा T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा? कुछ नहीं, सीधा सीधा बीम स्लो लगाना है, चाहे सेम बॉडी के लिए हो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, और चाहे एक डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए हो, ठीक है। तो आपको बॉडी से मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल बीम स्लो लगाना है। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है जी। जिसका लैम्डा क्या होगा कम, उसका टेम्परेचर क्या होगा ज़्यादा। आगे बात समझ, लैम्डा जितना ज़्यादा उतना टेम्परेचर क्या होगा कम। तो सबसे कम लैम्डा किसका है? फर्स्ट का। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो इसका होगा। तो पहले सबसे जितना लैम्डा कम होता जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो T2 से बड़ा होगा T3, T3 से बड़ा होगा T1, क्योंकि लैम्डा क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। होगी बात? तो T2 से बड़ा T3, T3 से बड़ा T1, खत्म हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये भी JEE 2010 में आई हुई है। ये कह रहा है टू स्पेरिकल बॉडीज, ए जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड बी जिसकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर, आर एट द टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द एमिशन स्पेक्ट्रल ऑफ ए इज एट कितना, किस वेवलेंथ पे है? 500 नैनोमीटर। किसी भी, जब हम क्या करेंगे, कोई भी जो एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो मैक्सिमम मिलती है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, उसकी वैल्यू दे दी उसने कितनी, यानी कि लैम्डा एम दे दिया कितना, लैम्डा एम दे दिया ए के लिए कितना, 500 नैनोमीटर। एंड इन दैट ऑफ बी इज एट कितना है, 1500 नैनोमीटर। ये कह रहा है यानी कि कंसिडरिंग दैम टू बी ब्लैक बॉडी, और इन्हें क्या कंसिडर कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए टू दैट ऑफ बी। तो हमें रेशो बताना किसका, रेट का, ए और बी बॉडी के लिए। तो कौन से रेट का, रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड, ठीक है। तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड का रेशो बताना ए और बी बॉडी के लिए। सुनिए क्या क्या गिवन है, जरा वो देख लिख लें पहले। सब फिजिक्स में, देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बात है कि आप वो लिख लो जो आपको गिवन है, सबसे पहला काम। तो ए में क्या दिया है, रेडियस दी है कितनी 6, और उसकी लैम्डा एम दी है कितनी 500 नैनोमीटर। बी के लिए रेडियस कितनी दी है 18, और उसकी लैम्डा एम कितनी दी है 5 यानी कि 1500 नैनोमीटर। पूछा क्या है, दूसरे नंबर पे देखो पूछा क्या है। तो पूछ रहा है रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड का रेट, रेट ऑफ। देखिए रेट, जहां भी रेट वर्ड आ जाए तो डिवाइडेड बाय टाइम तो हो गया, और किसका रेट, एनर्जी का, तो एनर्जी बाय टाइम पूछ रहा है हमसे, ठीक है। एनर्जी ऑफ रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड। तो क्या पूछा है, एनर्जी पूछी है, और एनर्जी भी कौन सी, डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या पूछा, एनर्जी अपॉन टाइम पूछा है। एनर्जी अपॉन टाइम का रेशो पूछा ए और बी के लिए। तो एनर्जी अपॉन टाइम ए का और एनर्जी अपॉन टाइम बी का ये रेशो हमसे पूछ रहा है, ठीक। चलिए, मुझे पता है कि एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, पावर एमिटेड बोलते हैं, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या क्या बोलते हैं इसे, इंटेंसिटी। वो इक्वल टू होती है वीम्स लॉ के, किसके, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग, सिग्मा टी की पावर 4। चलिए, मुझसे पूछ रहा सिर्फ एनर्जी अपॉन टाइम, तो एरिया को हटाओ, यहां से हटाओ, कैसे इधर पहुंचा दो। तो वो क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो गया सिग्मा ए टी की पावर 4। क्लियर। चलिए, ये हमें पूछना है। अब देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा तो सेम होगा, कौन डिफरेंट, टेम्परेचर भी दोनों का क्या है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है T1 T2, और ये ए भी क्या होगा, डिफरेंट। तो क्या चीज सेम है, ये सिग्मा तो कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए भी और बी ऑब्जेक्ट के लिए भी। बस डिफरेंट क्या होगा, एरिया डिफरेंट है क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, और टेम्परेचर दोनों के अलग अलग रखें, T1 और T2। क्लियर होगी बात। तो जो एनर्जी अपॉन टाइम ए का और एनर्जी अपॉन टाइम बी का, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ ए, एरिया ऑफ बॉडी बी और टेम्परेचर ऑफ बी। टेम्परेचर की पावर कितना 4। सोल्व करिए,
एरिया क्या है, स्फीयर ही तो है, तो स्फीयर का एरिया होगा 4πr², किसके लिए, ए के लिए, और ये हो जाएगा 4πr² किसका, बी का, इनटू, अब यहाँ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो T1 T2 दे रखा, मगर वैल्यू तो नहीं दे रखी, वैल्यू नहीं दे रखी तो कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें बीम्स लॉ लगा दें। बीम्स लॉ क्या है कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा वी इक्वल होगा TB अपॉन TA। तो मैं क्या कर सकता हूं, TA अपॉन TB की जगह, TA अपॉन TB की जगह क्या लिख सकता हूं, उल्टा लिख सकता हूं, लैम्डा लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए। तो देखिए TA अपॉन TB की जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए, उल्टा इन्वर्सली, क्योंकि वेवलेंथ टेम्परेचर की क्या होती है, इन्वर्सली। तो TA अपॉन TB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए, और यहाँ पावर 4 थी तो वहां भी पावर 4 हो जाएगी। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, लैम्डा वी कितना दे रखा है 1500, और लैम्डा ए कितना दे रखा है 500। ये 4π से 4π कट हुआ, रेडियस मुझे दे रखी, ए की कितनी है 6 और बी की कितनी है 18, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया बस। अब तो इसे सोल्व कर देंगे, और सोल्व करके कितना आ रहा है रेशो, 9/1। देखिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के बहुत सारे लॉ हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ पे भी आ गया है किरचॉफ्स लॉ, रेडिएशन में भी क्या है देखिए। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है रेडिएशन का, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ the ratio of emission power of body to the absorption power of the body at a particular temperature is constant, which is equal to emission power of black body at that particular temperature। क्या कहा इसने, बहुत सीधी सी बात कही। क्या है सीधी सी बात, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है द रेशो ऑफ एमिशन पावर ऑफ ए बॉडी टू दैट टू द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहती है। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी किसके इक्वल आती है, विच इज इक्वल टू एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब मैं समझाता हूं, देखिए अपनी गांव की भाषा में, ये कह रहा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एमिशन करने की पावर, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशो है वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में कि नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हाँ, फिक्स टेम्परेचर पे है ये रेशो कांस्टेंट, एमिशन पावर और ऑब्जर्प्शन पावर का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो भी रेशो बदल जाएगा, और ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो भी ये बदल जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डायरेक्टली बिल्कुल जस्ट इक्वल होता है किसके, अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह आप कोई ब्लैक बॉडी लो इसी टेम्परेचर पे, तो ब्लैक बॉडी का इस सेम टेम्परेचर पे जो एमिशन पावर है वही ये कांस्टेंट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट इक्वल होता है ब्लैक बॉडी के एमिशन पावर के इक्वल होता है उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पर हम ये रेशो निकाल रहे थे, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे ये रेशो निकाल रहे थे किसी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी का एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशो निकाल रहे थे किसी भी बॉडी का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है ब्लैक बॉडी के एमिशन पावर के इक्वल होती है उसी टेम्परेचर पे। अगर ब्लैक बॉडी को उसी टेम्परेचर पर लिया जाए तो सेम टेम्परेचर पर अगर ब्लैक बॉडी ली जाए तो ब्लैक बॉडी का जो एमिशन पावर है वो उस कांस्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। और देखिए, इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ गुड एमीटर आर गुड एब्जॉर्बर। इसी बात को अगर आपको दूसरे सिंपल तरीके से समझाया जाए बिल्कुल, तो वो कैसे, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल एकदम गांव का कोई आदमी इस बात को कहेगा किरचॉफ की बात को, तो वो कैसे कहेगा। तो इस किरचॉफ की बात का फाइनल रिजल्ट निकल के ये आता है, शॉर्ट बात में क्या है कि गुड लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ सिंपल सीधा सीधा क्या कह रहा है कि, तो शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ क्या है, गुड एमीटर आर गुड एब्जॉर्बर।
जो लाइट का अच्छा एमीटर है वो ही अच्छा क्या हो सकता है, एब्जॉर्बर हो सकता है। ठीक है, कि गुड एमीटर इक्वल होगा गुड एब्जॉर्बर। जैसे तो एमिशन पावर अपॉन एब्जॉर्प्शन पावर किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो इक्वल होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और ये जब ये कांस्टेंट रहेगा तो जितना अच्छा ये एमीटर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, ये एब्जॉर्बर भी होगा, क्योंकि इसका रेशियो क्या रहना है, कांस्टेंट। अगर इसको बढ़ाओगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गुड एमीटर, गुड एमीटर का मतलब एमिशन पावर बढ़ी, जब इसको बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट बढ़ जाएगा, अब ये कांस्टेंट रहना है फिक्स। तो जब इसको बढ़ाओगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कोई अच्छा एमिशन है तो वो अच्छा एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, तो अगर वो अच्छा एमिसिव पावर हो गई उसकी, तो क्या एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। तो एमिसिव पावर ज़्यादा तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा, मतलब गुड एमिटर इक्वल होगा गुड ऑब्जर्वर। तो जो सब्सटेंस अच्छा एमिटर होगा वो अच्छा क्या है, एब्जॉर्बर भी होगा। तो एमिशन जो पावर है, एमिशन पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एब्जॉर्प्टिव पावर के। तो गुड एमिटिव, गुड ऑब्जर्वर। ठीक, चलिए, तो गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमिटर। क्लियर होगी बात इससे। चलिए, जैसे हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक गोल्ड है एक कोयला है। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर अभी 300 केल्विन था, मतलब रूम टेम्परेचर पे थे। ठीक, इनका टेम्परेचर हमने हाई कर दिया। मान लीजिए हाई करने का मतलब है कि टेम्परेचर हमने क्या कर दिया इनका, फॉर एग्जांपल 500 डिग्री 500 केल्विन कर दिया या हज़ार केल्विन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा जब इनका हाई टेम्परेचर कर दिया, और हाई टेम्परेचर करने के बाद क्या करा है, लाइट कमरे की बुझा दी, लाइट स्विच ऑफ कर दी, तो कौन सा ज़्यादा चमकेगा, तो कोयला ज़्यादा चमकेगा। अब ये ज़्यादा चमक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गुड एमीटर हो रहा है, और गुड एमीटर हो रहा है तो इसका मतलब गुड ऑब्जर्वर भी था। तो इसने ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व भी करी थी, इसलिए ज़्यादा हीट दे भी रहा है। तो गुड एमीटर गुड ऑब्जर्वर कौन हो गया, कोयला क्या हो गया, गुड एमीटर गुड ऑब्जर्वर हो गया, किससे, किससे, गोल्ड से। क्लियर होगी बात। एक बात आपको बता दी है, बात यह है कि कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मुझे इतना कहना है कि जिसकी समझ में आ रहा है वो भी अच्छा है, और जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो और भी अच्छा है। इतना विश्वास रखें, थोड़ा सा संयम रखें, सबकी समझ में आएगा, सबको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ एग्ज़ाम में हो जाएगा। ठीक है, बस आप क्या करें, इसे चुपचाप आगे देखते चलें, लेक्चर पे रुके ना, देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, रिपीट करते रहें। अगर वक्त आपको मिलता है, टाइम आपको मिलता है, तो इसको रिपीट कर लें लेक्चरों को, जहां आपको लगता है कि थोड़ा और देख लेना चाहिए। ठीक है, और कोई बात इसमें लेक्चर में 2 या 3 मेन बात होती है, उनको लिख लें। ठीक है, लिख लें या अच्छे से उनको जब भी वहीं समझ लें तो बस दिमाग में लिख लें, दिमाग में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। मगर मेरा इतना कहना है कि आप बस शांति रखेंगे, मन लगा के ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी से लेक्चर देखते जाएंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, थैंक्स।